Hello students, I am Hardik Sheta from Saraswat International Academy, वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 रोटेशनल मोशन में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जिसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी करके रखा है, ठीक है। चलो 7.1 से स्टार्ट करते हैं। गिव द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर। चलो स्फीयर का क्या कहाँ पे होता है, तो एट इट्स जियोमेट्रिकल सेंटर। ओके, सिलेंडर के लिए तो सिलेंडर के लिए एक्सिस पे और लेंथ के एग्जैक्ट हाफ पे, मिड पॉइंट पे। उसके बाद रिंग के लिए भी सेंटर पे, बट जो रिंग होती है उसकी मैटर पे नहीं, मैटर से बाहर की ओर। जहाँ पे सेंटर होता है वहाँ पे कोई मैटर होती नहीं है, ठीक है। क्यूब के लिए तो क्यूब के लिए भी आप बोल सकते हो कि उसके जियोमेट्रिकल सेंटर पे ही, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है उसके एग्जैक्ट सेंटर पे। ओके, डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी नेसेसरली लाई इनसाइड द बॉडी, तो नो। जैसे हमने रिंग में देखा था कि रिंग में बॉडी के अंदर सेंटर ऑफ मास नहीं था, बॉडी से बाहर था, ठीक है। चलो ये हो गया। इन HCl molecule the separation between the nuclei of the two atoms is about 1.27 angstrom. Find the approximate location of the center of mass of the molecule given that a chlorine atom is about 35.5 times as massive as hydrogen atom and nearly all the mass of an atom is concentrated in its न्यूक्लियस, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो दोनों के बीच में सेपरेशन दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रख दिया, यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल रख दिया, और मैंने सपोज कर लिया कि यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कंपैरिजन में हम यहाँ पे दिखाते हैं XCM सपोज, ठीक है। मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को ले लिया है ओरिजिन पे और क्लोरीन को मैंने रखा हुआ है कहाँ पे, तो R जितने डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के लिए हमने मास दिया है m1 और क्लोरीन का मास लिया है m2। तो सिंपल सा फॉर्मूला XCM इक्वल टू क्या करोगे, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 इंटू x1 मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर हाइड्रोजन, तो वो तो ऑलरेडी ओरिजिन पे है और ओरिजिन पे है तो 0 आएगा। फिर m2x2 35.5 m इंटू r, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ था कि क्लोरीन का मास है वो 35.5 टाइम्स ज़्यादा है, तो मैंने हाइड्रोजन का मास था उसको मैंने m नाम दे दिया, क्लोरीन का मास था उसको 35.5 m, ठीक है। चलो तो फिर तो नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, 35.5 m इंटू आर मतलब 1.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई 36.5 m। कैलकुलेशन कर लो, आपको मिल जाएगा 1.3235 एंगस्ट्रॉम, 1.235 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। A child sits stationary at one end of long trolley moving uniformly with a speed v on horizontal floor. If the child gets up and runs about the trolley in any manner, what is the speed of center of mass of the child and trolley system? एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो सपोज ये ट्रॉली है और ट्रॉली के ऊपर एक चाइल्ड यहाँ पे है, ठीक है। अब चाइल्ड एंड ट्रॉली का सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पे कहीं पे है। अब चाइल्ड आगे जाएगा तो ट्रॉली पीछे आएगी, सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड ने जो भी फोर्स लगाया वो इंटरनल फोर्स है, कोई बाहर से आके ट्रॉली प्लस चाइल्ड की जो सिस्टम है उसको फोर्स नहीं लगा रहा है,
मतलब इंटरनल फोर्स है तो इंटरनल फोर्स की सेंटर ऑफ मास के ऊपर इफेक्ट ज़ीरो रहती है। इंटरनल फोर्स की सेंटर ऑफ मास के ऊपर इफेक्ट रहेगी ज़ीरो। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं पे मूव नहीं करेगा। अगर हाँ ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास की स्पीड है v, तो वो v वेलोसिटी से ही सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ेगा। क्लियर, तो यहाँ पे आंसर आएगा v। 7.4 देखो, शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल कंटेंट बिटवीन वेक्टर a एंड b इज 1/2 ऑफ द मैग्नीट्यूड a क्रॉस b। तो देखो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ले लिया, a वेक्टर, दूसरा वेक्टर है मेरे पास b वेक्टर, और दोनों के बीच में मैंने एंगल बना दिया थीटा, और ये मैंने इमेजिनरी लाइन खींच दी ताकि दोनों वेक्टर की वजह से मुझे ट्राइंगल मिल जाए। अब हाफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना था, तो हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा बना। तो हाफ ए बी इंटू साइन थीटा मतलब देखो मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन खींच ली जिसको मैंने हाइट बोल दिया h, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब h डिवाइड बाई b, जिसमें b कैंसिल हुआ, हाफ a इंटू एच। अब ये a क्या है, ट्राइंगल का बेस, और ये क्या है, हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये प्रूव हो गया, ये 7.4 का सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड फॉर्म्ड ऑन द थ्री वेक्टर्स a b एंड c। तो देखो ये मैंने पैरेललोपाइड बना दिया जिसका एक वेक्टर है a वेक्टर, दूसरा है b वेक्टर और तीसरा है c वेक्टर, ये तीनों की वजह से एक पूरा क्यूबॉइड शेप बना। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, a डॉट b क्रॉस c निकालना है। तो सबसे पहले मैंने निकाला b क्रॉस c, तो b इंटू सी इंटू साइन थीटा, तो b एंड c के बीच में कितना है, 90 डिग्री, तो साइन 90 इक्वल टू 1 हो गया। और ये n कैप रख दिया मैंने, n कैप कौन सा आएगा सोचो, b क्रॉस c करो मतलब ऐसे आएगा। आपको राइट हैंड की उंगलियां घुमानी है, यहाँ पे थंब रख के ऐसे, तो थंब की डायरेक्शन ऐसे आएगी, मतलब a वेक्टर आपको मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा मिलेगा, a। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेयर n कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। ठीक है, चलो मुझे a डॉट बी क्रॉस सी करना था, तो a डॉट बी सी इंटू एन कैप लिख सकता हूँ, क्योंकि b क्रॉस सी मुझे मिला था इधर बी सी इंटू एन कैप। तो a इंटू बी सी इंटू कॉस, एंगल किसके बीच में आएगा, a एंड एन कैप के बीच में, बट एन कैप कौन सी डायरेक्शन में है, a की ही डायरेक्शन में है, इसलिए एंगल बना 0, कॉस 0 बन गया 1, और आपका आंसर आ गया ए बी सी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मतलब एरिया ऑफ गिवन पैरेललोपाइड। ओके, चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7.5 का सॉल्यूशन हुआ। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7.6। ओके, तो क्वेश्चन है फाइंड द कंपोनेंट्स अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ द पार्टिकल whose पोजिशन वेक्टर इज स्मॉल r with components x y z and momentum is p with component px py and pz. Show that if the particle moves only in the xy plane, the angular momentum has only z component. Okay, सबसे पहले हमें कंपोनेंट्स निकालने हैं, ठीक है ना। फाइंड दी कंपोनेंट्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसके लिए पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट एक्स वाई जेड दिए हुए हैं, लीनियर मोमेंटम के कंपोनेंट पी एक्स पी वाई पी जेड दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, एल वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस पी वेक्टर, एल वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस पी भी निकालने के लिए हमने आई जे के रखा, आर के कंपोनेंट एक्स वाई जेड रखे, पी के कंपोनेंट पी एक्स पी वाई पी जेड रखे। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद देखो मैंने आई से कैलकुलेशन स्टार्ट किया, तो ऐसा मैंने छुपा दिया, समझो आई जिस कॉलम में है जिस रो में है उनको मैंने छुपा दिया।
और यहाँ पे मैंने इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो r के साथ क्या आया देखो वाई पी जेड, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब जेड पी वाई। समझ में आया? जो सेकंड है वो आप नेगेटिव रखोगे, तो मतलब j है वो नेगेटिव रखोगे तो माइनस जे रख दिया, फिर जो बचा उसमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो एक्स पी जेड, उसके बाद ऐसे तो जेड पी एक्स। चलो ये भी समझ में आ गया। के कैप मैंने प्लस लेके स्टार्ट किया और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो x के साथ पी वाई आया और y के साथ पी एक्स आया। चलो ये सब तो समझ में आता ही है। तो यहाँ पे मुझे कंपोनेंट मिल गई, ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, ये z कंपोनेंट। तो Lx मिला मुझे वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, Ly मिला माइनस ऑफ एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, माइनस अंदर ले लिया तो जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और Lz मिला एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, तो मैंने तीनों अलग अलग लिख दिए। चलो ये काम पहले क्वेश्चन का काम फिनिश हुआ। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, शो दैट इफ द पार्टिकल मूव्स इन ओनली इन द एक्स वाई प्लेन एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली z कंपोनेंट। तो पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन तो मतलब क्या रहा कि उसका z कंपोनेंट रहेगा 0 और पी जेड लीनियर मोमेंटम इन डायरेक्शन z रहेगी 0, क्योंकि पार्टिकल खुद मूव हो रहा है एक्स वाई प्लेन में। अब यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स है उसमें z 0 रख दो और पी जेड 0 रख दो, तो देखो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। यहाँ पे देखो z 0 पी जेड 0 तो Ly भी 0। Lx में कहीं पे z या पी जेड नहीं आता इसलिए वो कंपोनेंट बचेगा। तो आप बोल सकते हो ना कि हैंस देयर इज ओनली z कंपोनेंट इन एंगुलर मोमेंटम, ओके, व्हाइल द पार्टिकल इज मूविंग इन ओनली एक्स वाई प्लेन। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7.6 का सॉल्यूशन हुआ। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7.7 का सॉल्यूशन। टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m एंड स्पीड v ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन अलोंग पैरेलल लाइन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। देखो मैंने यहाँ पे m मास का एक पार्टिकल है वो इसको इस तरफ मूव होते हुए दिखाया है, इधर एक m मास का पार्टिकल है उसको राइट हैंड साइड मूव होते हुए नजर आया, देखो यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। चलो, show that the vector angular momentum of the two particle system is the same whatever be the point about which angular momentum is taken। तो मैंने कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया जिसका ऊपर जो है उससे डिस्टेंस है x1, नीचे से डिस्टेंस है x2। अब ये x1 एंड x2 वेरिएबल है बट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल है वो कांस्टेंट है, स्मॉल d, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ एल इक्वल टू L1 प्लस L2। चलो तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1, यहाँ पे mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x2। mv कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बन गया x1 प्लस x2। तो फिर यहाँ पे x1 प्लस x2 क्या बनेगा, स्मॉल d। तो यहाँ पे बन गया mv इंटू स्मॉल d विच इज कॉन्स्टेंट, हैंस L इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, मतलब कोई भी आप रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो एडिशन है वो तो d ही मिलने वाला है और स्मॉल d तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो कहीं पे भी आप पोजीशन सिलेक्ट करो, कहीं से भी ऑब्जर्व करो, एंगुलर मोमेंटम है वो आपको कांस्टेंट नज़र आएगा, ठीक है। चलो तो ये 7.7 तक हमारा सॉल्यूशन हुआ। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके क्यों रखा था, क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाया था, वीडियो गलती से मतलब एप्लीकेशन में कहीं पे एरर आ गई होगी और डिलीट हो गया था। तो फिर मैंने जो सॉल्यूशन किया था वो मैंने एज इट इज़ रख के फिर से रिकॉर्डिंग किया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको 7.8 से सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं, किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।